सुप्रभातम। आज के वीडियो में मैं मैट्रिक परीक्षा के लिए संस्कृत का एक गेस प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहा हूं, जिसमें जैसा संस्कृत का विषयनिष्ठ जो होगा, प्रश्न पत्र में संस्कृत के प्रश्न पत्र में 100 अंक होते हैं, तो 50 अंक हमारा वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और 50 नंबर जो हमारा विषयनिष्ठ होता है, उस 50 नंबर का प्रश्न पत्र कैसे आता है, कैसे लिखेंगे, और एक गेस, यह मेरा गेस है, अनुमान है कि परीक्षा में यही आएगा या इसमें से ही आएगा। ऐसा ही मैं आपको, जैसा कि इस 50 नंबर में आपका अपठित गद्यांश 13 नंबर का आ जाता है, इस 13 नंबर में 2 गद्यांश होते हैं, उनमें 2 गद्यांशों का अध्ययन कराऊंगा। गद्यांश के बाद आता हमारा पत्र लेखन। 2 पत्र लिखना होता है हमें, उस 2 पत्र लेखन के बारे में हम बताएंगे, जो 8 नंबर का होता है। इसके बाद हमको लिखना होता है अनुच्छेद, और वह अनुच्छेद होता है 7 नंबर का। 5 ऑप्शन होते हैं उसके, किसी एक पर लिखना होता है, उसका भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद अनुवाद 6 नंबर का होता है, और उस 6 नंबर का हम लोग अध्ययन करेंगे। और अंत में आ जाता है प्रश्न उत्तर, जो हमें हिंदी में लिखना होता है। 8 प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना होता है, 2-2 अंक का एक एक प्रश्न होता है, 16 नंबर का। तो उससे भी संबंधित हम आपको लगभग 15 या 20 क्वेश्चन देंगे, इस वीडियो में ही देंगे। थोड़ा सा एक क्लास हम लोगों का लंबा तो होगा, लेकिन हम इस परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र को एकदम बखूबी उसी ढंग से तैयार किए हैं, ताकि परीक्षा में बैठने पर आप यदि अध्ययन करके बैठे हैं तो आपको लगे कि नहीं, मैंने अध्ययन किया है। और मेरा गेस क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। इस बार मैं अभी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को गेस कर रहा हूं, नहीं तो हम अपने बच्चों को गेस करके देते थे और लगभग टच कर जाता था। तो मेरा प्रयास होगा कि यह मेरा प्रयास भी आप लोगों के सफलता में सहयोगी हो। तो दो होता है, अब हम मुख्य विषय पर आ जाते हैं। 2 होता है अपठित गद्यांश, और अपठित गद्यांश में एक होता है 7 नंबर का। जैसे ये मैंने पहला लिखा, गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे, तो इसको हम लोग कुल कितना मान लिए, 7 नंबर। ये पूरा अनुच्छेद हमारा 7 नंबर का है। ऐसे बंटता है, जैसे एक शब्द में उत्तर लिखना है तो ये 2 क्वेश्चन है, तो ये 2 नंबर का हो जाएगा, है 2 × 1 = 2 लिख देते हैं, ऐसे 2 नंबर का हो जाता है। एक वाक्य में हमको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, तो ये हो जाता है 4 नंबर का, 4 × 2 = 6। और एक तीसरा क्वेश्चन हो जाता है शीर्षक लिखने का, और यह हो जाता है 1 नंबर का। इस प्रकार से हम 7 नंबर के इस अनुच्छेद का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद वाला जो अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे वो 6 नंबर का होगा। तो इस प्रकार हमारा अपठित गद्यांश पूरा हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे पहले करते क्या है कि अपठित गद्यांश, यानी मैंने वह पढ़ा नहीं है, कहीं से गद्यांश को वह उठा लिया है, तो उस गद्यांश को हम पढ़ करके उसके अर्थ को समझेंगे। कस्मिंश्चित् सरोवरे भारुंड नामा पक्षी एकोदरः पृथक ग्रीवः प्रतिवसति स्म। कह रहा है कि किसी सरोवर में भारुंड नाम का पक्षी का नाम क्या था, भारुंड नामा पक्षी, भारुंड नाम का पक्षी एकोदरः, एक पेट वाला, पृथक ग्रीवः, और अलग अलग मुंह वाला रहता था। तेन च समुद्र तीरे परिभ्रमता किंचित फलम अमृत कल्पम तरंग क्षिप्तम संप्राप्तम। उसके द्वारा समुद्र के किनारे पर घूमते हुए कोई अमृत कल्प का फल तरंग से संप्राप्तम, तरंग से प्राप्त हुआ, समुद्र के तरंग से किनारे आ गया था और वह उसे प्राप्त हुआ। सापी पक्षियन्नी आह, कह रहा है कि वह पक्षी बोला, हो बहुनी मया अमृत प्रयाणे समुद्र कल्लो लाहतानी फलानी भक्षिताने। ओहो, बहुत सारा मेरे द्वारा अमृत तुल्य फल समुद्र के इस तरंग से, कल्लोहल से प्राप्त हुआ और हम लोगों ने खाया, और मैंने खाया। परम अपूर्व अस्य स्वादः, लेकिन इसका जो स्वाद है वह क्या है, अपूर्व है, अर्थात ऐसा स्वाद वाला फल पहले नहीं मिला। ये हमारा हो गया का गद्यांश।
इसका अर्थ हम एक बार दो बार पढ़ लेंगे, अपने से समझ में आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि अभी कहता है कि एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए, तो एक शब्द में हम उत्तर लिखेंगे। अब उत्तर ही क्या हो गया, पहले का अ है और अ का क है, तो यहां हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे। यही इसको ऐसे कर देते हैं। तो यहां से हम यदि उत्तर लिखना आरंभ कर दिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 5 क्वेश्चन होता है विषय निष्ठ में, और 1 का क्या है, ये अ है, और अ का पहले का क है, तो हम क का उत्तर लिखेंगे, क का उत्तर लिखेंगे। अब जगह उतना ही हमारे पास। यहां लिखा क्वेश्चन में कि भारुंड पक्षी कुत्र प्रतिवसत यस्म, यानी भारुंड पक्षी कहां रहता था। ये ध्यान रखेंगे, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में हमको उत्तर लिखना है। तो भारुंड पक्षी कुत्र प्रतिवसत यस्म लिखा ना, यहां कस्मिंश्चित् सरोवरे भारुंड नामा पक्षी, यानी कहां रहता था, सरोवर में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक पद में लिख देंगे और वह हो जाएगा सरोवरे। हो गया। फिर आ गए हम कहा, ख पर। ख कह रहा है कि फलस्य स्वादः कीदृशः आसीत्, यानी जो फल का स्वाद था वह कैसा था। तो यहां लिखा ना, परम अपूर्वो अस्य स्वादः, यानी फल का स्वाद कैसा था, अपूर्व था, अपूर्वम लिख देंगे। ठीक है। फिर आ गए हम कहा, ये 1 का उत्तर लिख रहे थे, अब यहां आ जाते हैं हम, यहां से लिख देते हैं। ये दूसरा में आ गए। दूसरा कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, और क, अब उत्तर क है इसका। अब क का लिखना हमें, तो क्या लिखेंगे, भारुंड पक्षी कीदृशः आसीत्, भारुंड पक्षी कैसा था, भारुंड पक्षी कैसा था। तो भारुंड नामा पक्षी एको दरः पृथक ग्रीवः आसीत्, लिख देंगे यहां भारुंड पक्षी, भारुंड पक्षी एकोदरः, एकोदरः पृथक ग्रीवः आसीत्, वहां जो लिखा है वहीं बात लिख देंगे, पृथक ग्रीवः आसीत्। ठीक है, पृथक ग्रीवः आसीत्। फिर हम आ गए अब दूसरे के ख में। अभी कह रहा है कि तरंग क्षिप्तम, दिख रहा है आपको, यहां लिखा तरंग क्षिप्तम किम संप्राप्तम, तरंग क्षिप्तम किम संप्राप्तम, यानी तरंग से उसे क्या प्राप्त हुआ। तो उसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा, हाँ, तरंग क्षिप्तम फलम अमृत कल्पम, नहीं तो तरंग क्षिप्तम, यहां लिखेंगे ख का, तरंग क्षिप्तम, तरंग क्षिप्तम फलम अमृत कल्पम, फलम अमृत कल्पम संप्राप्तम, संप्राप्तम। ठीक है, ये दो नंबर का हो गया। एक एक वाक्य में लिखना है, वाक्य में लिखना है तो वाक्य में मैंने लिख दिया, यहां एक एक पद में लिखना है तो एक एक पद में लिख दिया। फिर आ गए अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो किसके बारे में है, भारुंड पक्षी के बारे में है, तो यहां लिख देंगे इसका उत्तर भारुंड पक्षी कथा। ये हो गया 2 नंबर, 4 6 नंबर और 1 7 नंबर। तो 2 अपठित गद्यांश आता है। हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। तेज चलने का कारण यह है कि हमको पूरे प्रश्न पत्र का अध्ययन करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग फास्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है 1 1 नंबर का है, तो 2 नंबर हो गया। ये 2 2 नंबर का 4 और 2 6 और 1 7, 7 नंबर का अपठित गद्यांश देख लिए हम। अब एक दूसरा जो अपठित गद्यांश है 6 नंबर का, अब हम लोग उसको देखते हैं। अ गद्यांश के बाद अब हम लोग जो है ब गद्यांश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अ जो गद्यांश होगा पहले क्वेश्चन का वह 7 नंबर का होगा, और अब यह भी गद्यांश ही है लेकिन यह 6 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें शीर्षक जो 1 नंबर का लास्ट में तीसरा क्वेश्चन होता है वह नहीं होता है। तो इस गद्यांश, कभी भी गद्यांश को बनाएंगे तो हम गद्यांश का अध्ययन करेंगे, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तत्पश्चात जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो अयोध्यायाम पुरा दशरथो नाम महाप्रभु
महाप्रतापी राजा बभूव, अयोध्या में पहले। तो इस गद्यांश को देखेंगे। अयोध्यायाम पुरा दशरथो नाम महाप्रतापी राजा बभूव, यानी अयोध्या में पहले दशरथ नाम के महाप्रतापी राजा हुए। तस्य कौसल्या कैकेयी सुमित्रा इति तिस्रो धर्मपत्न्यः आसन, उनकी कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम की 3 धर्म पत्नियां थीं। तस्य पुत्रार्थे तत्पुरोहितस्य वसिष्ठ महर्षेः अनुमत्या जमाता ऋष्यसिंहो नाम महर्षेः पुत्र कामेष्टिम अनुष्ठितवान। कह रहा है कि उनके पुत्रार्थे, पुत्र कामना के लिए, तत्पुरोहितस्य, उनके पुरोहित के द्वारा, उनके पुरोहित वशिष्ठ ऋषि के अनुमति से जमाता, वशिष्ठ ऋषि के जमाता ऋष्यसिंह नाम के महर्षि ने पुत्र कामेष्टि अनुष्ठान करवाया। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि अनुष्ठान हुआ, उस अनुष्ठान के पश्चात कौसल्या ज्येष्ठ राजपत्नी श्री राम, यानी जो सबसे बड़ी रानी थी कौसल्या, उनसे श्री राम का जन्म हुआ। कैकेयी मध्यमा, जो कैकेयी बीच वाली रानी थी, उनसे भरत का जन्म हुआ। और सुमित्रा, कनिष्ठा, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यमलौ च सुसुवे, और जो सबसे कनिष्ठा छोटी रानी सुमित्रा थी, उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्पष्ट हो गया, समझ गए हम कि अयोध्या में दशरथ नाम के महाप्रतापी राजा थे, उनकी कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम की 3 धर्मपत्नियां थे। पुत्र कामेष्टि हेतु, पुत्र कामना हेतु उनके पुरोहित वशिष्ठ की अनुमति से जमाता ऋष्यसिंह नाम के महर्षि ने पुत्र कामेष्टि अनुष्ठान करवाया। इसके बाद कौसल्या से, जो सबसे बड़ी रानी थी, श्री राम का जन्म हुआ। मध्यमा रानी कैकेयी से भरत का, और जो सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी, उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये हम लोगों का क्या है, गद्यांश है। इसके बाद हम कहाँ आ गए, एक पदेन उत्तरत, यानी अब हमको कितना उत्तर लिखना है, 1 शब्द में उत्तर लिखना है। तो 1 शब्द में उत्तर लिखना है, तो देखेंगे अब पहला क्वेश्चन है ब का ना, ब का क्या है, यहाँ उत्तर लिख देंगे उत्तर। और ब का क्या है भाई, तो ब का पहला है, और पहला का क्या है, क है। तो क का उत्तर क्या लिखेंगे, दशरथः कीदृशः राजा आसीत्, दशरथः कीदृशः राजा आसीत्, महाप्रतापी। 1 शब्द में उत्तर हो जाएगा क्या, महाप्रतापी। ठीक है। फिर हम आ गए ख पर, कह रहा है पुरोहितः कः आसीत्, पुरोहित कौन था। तो पुरोहित कौन था, उसके अभी यहाँ तत्पुरोहितस्य वशिष्ठ आया है ना, यानी पुरोहित कौन था, वशिष्ठ थे। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा वशिष्ठ। ठीक है, 1-1 शब्द में इसका उत्तर हो गया। अब जो हम अब दूसरे का लिखेंगे उत्तर, तो ये कहता है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूरे वाक्य में लिखेंगे, अभी कह रहा है कि दशरथस्य कनिष्ठा राजपत्नी का, तो कनिष्ठा राजपत्नी अभी पढ़े ना सुमित्रा, तो क्या लिखेंगे, दशरथस्य कनिष्ठा, लिख देंगे पूरे वाक्य में, दशरथस्य कनिष्ठा राजपत्नी, कनिष्ठा राजपत्नी सुमित्रा आसीत्, सुमित्रा आसीत्। ठीक है। और फिर ख में आ गए हम, ख में आ गए, कह रहा है कि ऋष्यसिंहः कस्य जमाता आसीत्। तो ऋष्यसिंहः कस्य जमाता आसीत्, किसके जमाता थे, महर्षि वशिष्ठ के ना, अभी पढ़े हम लोग। तो लिख देंगे कि ऋष्यसिंहः, यहाँ क्या लिख देंगे, ऋष्यसिंहः महर्षि वसिष्ठस्य, नहीं, वसिष्ठस्य जमाता वशिष्ठस्य जमाता आसीत्। तो हम लोगों ने ये अध्ययन कर लिया, जो 1-1 नंबर का था, 1-1 नंबर 2 नंबर हो गया, और ये 2-2 नंबर 4 नंबर 6, ये 4 और 2 6 हो गया। तो पहला अनुच्छेद हमारा कितने का था,
पहला जो गद्यांश था वह कितने नंबर का था? कितने नंबर का था? 7 नंबर का। और ये हो गया 6 नंबर का। तो 7 और 6 13। हम लोगों ने गद्यांश का अध्ययन कर लिया। जो हमारे विषयनिष्ठ 50 नंबर का जो प्रश्न होगा विषयनिष्ठ, वह जो है उसका प्रथम क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 13 नंबर का। अब हम लोग पत्र लेखन, अनुच्छेद, अनुवाद और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो अब देखते हैं हम पत्र लेखन। नहीं, 2 अनुच्छेद मात्र मैंने गेस किया है, इस 2 अनुच्छेद को ही और परीक्षा गद्यांश को, और आपको भी परीक्षा में 2 गद्यांश ही लिखना है। ऐसे आपके पेपर में 4 गद्यांश रहेगा। एक पहला जो हम पढ़ाए 7 नंबर का, उसका भी अथवा मौजूद होगा, ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला। और ये जो 6 नंबर वाला है यह भी 2 होगा परीक्षा में। मैं 2 यदि 4 बनाने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही बनाया है, लेकिन बड़ी चुन के बनाए हैं हम, और लगभग आना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं। विषयनिष्ठ के प्रश्न संख्या 1 का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, और प्रश्न संख्या 2 जो हमारा होगा वह होगा पत्र लेखन। पत्र लेखन यह जो है 2 लिखना है, एक 4 नंबर का होगा और यह 8 अंक का होगा। अब पत्र लेखन को इस वीडियो में हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे ही पत्र लेखन का मेरे द्वारा 2 वीडियो बना दिया गया है, जो गेस है कि वह परीक्षा में आएगा ही, और 8 अंक के हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद भी 1 लिखने के लिए आता है, लेकिन इसके लिए भी मैंने 2 वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए। जो गेस अनुच्छेद है वह जो है 7 वाक्य में लिखना होता है किसी एक विषय पर, और उस पर मिलते हैं हमको 7 नंबर। इसके लिए करना क्या होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके उसमें से पत्र लेखन और अनुच्छेद को देख लीजिए। उससे यदि वही नहीं आए तो थोड़ा सा मिलता जुलता आएगा, लेकिन एकदम मेरा गेस किया हुआ है वह पत्र लेखन और अनुच्छेद एकदम आएगा ही। फिर हम आ जाते हैं अनुवाद पर। जैसे प्रश्न पत्र हमारा जो मिलेगा मैट्रिक परीक्षा का, उसमें भी यहाँ 6 अनुवाद हमको बनाना होता है, 1 नंबर का होता है और 6 नंबर का होता है। तो मैंने यहाँ 10 अनुवाद का भी मेरे द्वारा वीडियो बना दिया गया है। 2011 से आरंभ करके 2020 तक मैट्रिक परीक्षा में आए हुए अनुवाद का मैं अध्ययन करा दिया हूं आप लोगों को। फिर भी इस प्रश्न पत्र में मैंने, जैसे प्रश्न पत्र में 10 आता है उसमें से 6 बनाना होता है, तो मात्र मैंने इसमें से 10 सिलेक्टेड अनुवाद लिया है मैंने, कि इसमें से 6 आप लोगों का लगभग आ जाए। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है, जानते हैं हम लोग। तो बिहार की का क्या हो जाता है? बिहारस्य ना, बिहार की षष्ठी हो गया, बिहारस्य राजधानी। पटना का क्या लिख देते हैं? पाटलिपुत्रम। बार बार जो आया है परीक्षाओं में उन अनुवादों को मैंने ले लिया है जो सिलेक्टेड है बिल्कुल। बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, बिहार की राजधानी पटना है। फिर हम आ गए कहाँ? कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। 2011 से आप अध्ययन करेंगे तो 5 बार आया है आज तक परीक्षाओं में। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो हो जाएगा एक कालिदास। कालिदास कविषु, कवियों में कविषु श्रेष्ठ अस्ति। कालिदास कविषु श्रेष्ठ अस्ति। ग है हमारा राम के साथ सीता वन गई। राम के साथ सहार्थे तृतीया, तो राम में तृतीया लग गई, रामेण सह सीता, माने राम के साथ सीता वन गई का हो गया वनम गतवती ना। राम के साथ सीता वन गई, रामेण सह सीता वनम गतवती। फिर आ गया गांव के चारों ओर वृक्ष है। चारों ओर अभिता परितो वैत सर्वतः योगी द्वितीय ग्रामम, यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रामम। और परितः मीन्स होता है चारों ओर, ग्रामम परितः वृक्षा, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। फिर आ गए हम अंगौ, गंगा हिमालय से निकलती है।
तो क्या हो जाएगा इसका? गंगा पंचमी लगेगा इसमें ना, प्रभवती, भुआ प्रभवश्च एक सूत्र है, गंगा हिमालयात प्रभवती बन जाएगा। फिर आ गए हम कहा? वह सांप से डरता है, वित्रार्थानाम भय हेतु। पंचमी सह सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। फिर हम कहाँ आ गए? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं का क्या हो जाएगा? वृक्षात, नहीं अपादाने पंचमी, वृक्षात पत्राणि पतंति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। फिर आ गए हम कहाँ? ज में मैं कल पटना जाऊंगा, मैं अहम, अहम स्वः यानी कल, आने वाला कल, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम नहीं जाऊंगा, गा गे गी लिट लाकार स्यति हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अहम है ना, तो गमिष्यामि हो जाएगा। जिस पुरुष और वचन का करता रहता उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। जो है सदा सत्य बोलो, तो इसका क्या हो जाएगा? सदा सत्यम वद, नहीं। फिर यों हो गया कि वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन, सह पादेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजा अस्ति। तो जैसा प्रश्न पत्र आता है बिल्कुल 2 गद्यांश लिखना होता है, एक 7 नंबर का, एक 6 नंबर का, 13 नंबर का, वो कंप्लीट करा दिए हम। ये बता ही दिए कि क्वेश्चन संख्या 2 जो पत्र लेखन है वो मैं लिखवा दिया हूँ, पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसका अनुच्छेद का भी वीडियो आपको मिल जाएगा पहले का, आप सब्सक्राइब करके उसे देख सकते हैं। और फिर आ गए हम कहाँ? प्रश्न संख्या 4, 6, आपको 6 ही बनाना है। मैंने तो यहाँ 10 हल कर दिया, लेकिन आपको 10 अनुवाद जो परीक्षा में आएगा उसमें से मात्र 6 ही बनाना है, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और अब हम अंतिम क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 15, मैं भी आपको 15 क्वेश्चन ही बताऊंगा जिसमें लिखना 8 होता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में। परीक्षा में भी 8 प्रश्न लिखना होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 15। यहां भी मैंने 15 क्वेश्चन लिखा है, इसमें से 8 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ऐसा ही प्रश्न पत्र का जो हमारा अंतिम प्रश्न होगा विषय निष्ठ का, प्रश्न संख्या 5, वहां लिखा होगा कि निम्नलिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। और इस परीक्षा, इस मैट्रिक परीक्षा के लिए मेरे द्वारा यह गेस क्वेश्चन है। जैसे परीक्षा में 15 आता है, मैंने भी मात्र 15 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए गेस किया है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि इसमें से आना ही चाहिए। आइए, अब एक चीज है, अभी सबका उत्तर तो हम यहां नहीं लिख पाएंगे, उत्तर लिखने में थोड़ा सा लंबा भी होगा और यहाँ हमारे बोर्ड पर स्पेस भी नहीं है, लेकिन हम कुछ चर्चा जो है करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन होगा, पहला पाठ भी है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो मंगलम पाठ के आधार पर आप सत्य का स्वरूप बता देंगे। उसके लिए आप लोगों ने मंगलम में पढ़ा भी है, प्रथम पद्य पढ़ा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपेहितम ततम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दिष्टये, नहीं कि सुनहले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, हे पूषण सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस पात्र को हटा दीजिए। तो इस प्रकार से हम सत्य के स्वरूप को जान जाएंगे कि सत्य का स्वरूप जो है सत्य ही है और वह सुनहले पात्र से ढका हुआ है। हम धर्म की प्राप्ति के लिए सत्य का अनुश्रवण करते हैं। मात्र 2-3 वाक्य हमको लिख देना है। एक प्रश्न जो है 2-2 नंबर का होगा, 8 लिखना है तो 16 नंबर का आता है। दूसरा प्रश्न होगा चंद्रगुप्त मौर्य
के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी। लिख देंगे। फिर है नरक के 3 द्वार कौन कौन हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। पढ़े हम लोग कि नरक के 3 द्वार हैं जो अपने आप का नाश कर देते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, अतः हमें इन्हें त्याग कर देना चाहिए। तो नरक के 3 द्वार कौन कौन हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा हम लोगों ने पढ़ा, आलसियों की कहानी, वीरेश्वर नहीं। अलस कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने अंदर छुपे हुए आलस्य का त्याग नहीं करेगा, तब तक वह जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसियों का संरक्षक यहां कोई नहीं होता है। नंबर 5, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? ये तो जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दिया। कवच और कुंडल जो है उसका क्या था? संरक्षक था। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल था तब तक उसे कोई मार नहीं सकता था। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6। भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसमें मातृभूमि का वर्णन किया गया है कि हमारी भारत माता जो हैं हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें सदैव इनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यह निर्मला हैं, वात्सल्य प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। फिर जो है स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। कैसे? स्वामी दयानंद जी जिस समय थे उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि जो है कुरीतियां फैली हुई थी। उन कुरीतियों का उन्होंने क्या किया? नाश करने का प्रयास किया, वेद का प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक भी लिखा। उस पुस्तक के द्वारा भी इस संसार में जो है ज्ञान प्रदान करने का प्रयास किया। सत्यार्थ प्रकाश लिखा इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ हो जाएगा कि सत्य के अर्थ से प्रकाशित करना। तो सत्य के अर्थ से प्रकाशित करने का इन्होंने प्रयास किया इस जगत को, इस जगतवासियों को। फिर आ गए क्वेश्चन नंबर 8। विश्व में अशांति के क्या कारण हैं? यह भी हम लोगों के पुस्तक में है कि विश्व में अशांति का मुख्य कारण है द्वेष, असहिष्णुता। आज हमारा एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष है, हम आज इतने असहिष्णु हो गए हैं कि हम किसी के बात को जो है सहन नहीं कर पाते हैं, एकदम असहनशील हो गए हैं। तो द्वेष, असहिष्णुता, बैर, यही सब क्या है आज विश्व में अशांति के प्रमुख कारण है। हम इस साइड में खड़ा हो गए ताकि आपको क्वेश्चन जो है दिखता रहे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा कि संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो संस्कार कितने होते हैं? हम लोगों ने जाना है संस्कार 16 होते हैं और विवाह संस्कार पूर्वक ही मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। बहुत सारे लौकिक कार्य भी विवाह में होते हैं, यह भी एक संस्कार है। उस 16 संस्कारों में यह भी एक संस्कार है। विधान चंद्र राय कौन थे? तो विधान चंद्र राय एक सत्यनिष्ठ छात्र रहे। सत्य के लिए इन्होंने परीक्षा में एक बार जो है अनुत्तीर्ण हो गए विधान चंद्र राय, क्योंकि गुरु के द्वारा जो दुर्घटना हुई थी इन्होंने न्यायालय में सत्य बता दिया था। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। वेदांग कितने होते हैं? नाम लिखें। तो वेदांगों की संख्या कुल कितनी है?
6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नाम भी लिख दिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, वेद कितने हैं, नाम लिखें। तो ये तो जानते ही हम लोग, वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से हम छात्रों को एक उद्देश्य परक शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जब कर्तव्यनिष्ठ होगा, परिश्रमी होगा, तो वह जो भी लक्ष्य निर्धारित करेगा उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अतः हमें भी अपने कर्म से वीर होना चाहिए। जब हम अपने कर्म से वीर होंगे तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। चारों आलसियों का वार्तालाप था, क्योंकि वहां नियुक्त पुरुषों ने इन आलसियों की परीक्षा करने के लिए अलसशाला में अग्नि लगा दिया। जब आग लगा दिए लोग तो 4 आलसी सब लोग भाग गए। जितने भी बनावटी आलस्य धारण किए हुए थे वो सब भाग गए, लेकिन 4 आलसी उसमें से नहीं भागे। उसी 4 आलसियों के वार्तालाप को एक कह रहा है, नहीं अंदर मुख से ही, कहो यह कैसा कोलाहल है। तब तक दूसरा कहता है कि मालूम पड़ रहा है कि इस घर में आग लग गया है। तीसरा कहता है कि चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। नहीं, तीसरा कहता है कि कोई यहाँ कारुणिक नहीं है जो कंबल को जल से भिंगा करके हम लोगों के ऊपर डाल दे, जिससे हम लोगों की रक्षा हो जाए। चौथा कहता है कि चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, तुम लोग बहुत बोलते हो। तुष्णिम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो इस प्रकार का वार्तालाप है उन चारों आलसियों का। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि व्याघ्रपथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो व्याघ्रपथिक कथा से शिक्षा मिलती है हमें कि हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभ हो गया कि हम सोने के कंगन के फिराक में गए और अपना जान जो है गंवा बैठे। तो अपने परिश्रम से उपार्जित जो धन है उसी में हमें विश्वास करना चाहिए। बिना परिश्रम के ही हमें लाभ की प्राप्ति के फिराक में नहीं पड़ना चाहिए। यदि बिना परिश्रम के हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें हमारी बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो अब तक हम लोगों ने 5 प्रश्नों का अध्ययन किया। हम लोगों ने अपठित गद्यांश भी 13 नंबर का अध्ययन कर लिया। पत्र लेखन और अनुच्छेद के लिए मैंने बता दिया कि उसके लिए आप जो है पीछे का वीडियो देख लें, वह गेस पत्र लेखन और अनुच्छेद है हमारा। फिर जो है हम अनुवाद 10 सेलेक्टेड अनुवाद भी आपको बता दिए, जिसमें से उम्मीद करेंगे कि 6 आ जाए। और फिर मेरे द्वारा यह 15 प्रश्न बता दिया गया, जिसमें आपको लिखना मात्र 8 ही होता है। हो सकता है 8 आ जाए। बड़ी प्रयास किया है इसके लिए, हमने खोजबीन किया है क्या आना चाहिए। तो ये रहा हम लोगों का प्रश्न पत्र। हम चाहेंगे कि इसी में से आ जाए ताकि हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा करें। अभी यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक कर देंगे, दूसरे बच्चों को भी शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक लाभ पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और भी 9th 10th 11th 12th के जो छात्र हैं, संस्कृत हिंदी जिनका विषय है, उन्हें जो है सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आज के वीडियो में मात्र इतना ही, फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।